अब दीजिए हेडिंग आर्टिकल 17 16 हो गया, नाउ 17 आर्टिकल 17। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसको लिखिए एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें लिखिए दिस राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट, दिस राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट, this right is available against state as well as private individual, this right is available against state as well as private individual। this right is available against state as well as private individual। ठीक है जी, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, this is available to all citizen as well as alien, available to all citizen as well as alien। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट पॉइंट मतलब इट इज एन एब्सोल्यूट राइट, इट इज एन एब्सोल्यूट राइट, ये एब्सोल्यूट राइट है, मीन्स नॉट सब्जेक्ट टू एनी रेस्ट्रिक्शन, इट इज एन एब्सोल्यूट राइट मीन्स नॉट सब्जेक्ट टू एनी रेस्ट्रिक्शन, किसी भी तरीके का कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, नॉट सब्जेक्ट टू एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है जी, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट लिख लीजिए एज पर दिस आर्टिकल, एज पर दिस आर्टिकल अनटचेबिलिटी इज एबॉलिस्ड, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिस्ड, एबोलिस्ट को ब्रैकेट मतलब अंडरलाइन कर दीजिए, एबोलिस्ट। आपको लगता है एबोलिश हो गया है? नहीं हुआ है, ये बोलता है एबोलिस्ट। अनटचेबिलिटी इज एबोलिस्ट एंड इट्स प्रैक्टिस, एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, इज फॉरबिडन, FORBIDDEN is forbidden, right? Full stop, right? नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए अलग से, हाँ नेक्स्ट लाइन में एन एक्ट इन वायलेशन टू आर्टिकल 17, एन एक्ट इन वायलेशन टू आर्टिकल 17, इन वायलेशन टू आर्टिकल 17 इज सब्जेक्ट टू पनिशमेंट, इज सब्जेक्ट टू पनिशमेंट। सो ये आर्टिकल बोल रहा है कि अनटचेबिलिटी एबॉलिश हो चुकी है और अब से कोई अनटचेबिलिटी करता हुआ गलती से दिख भी गया तो वो पनिशेबल होगा, राइट? क्योंकि ये फॉरबिडन है, अभी अनटचेबिलिटी करने से रोक लगाया गया है। ठीक है, क्या लिखे थे? एंड इट्स स्टेटमेंट क्या था? हाँ, एन एक्ट इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17 इज सब्जेक्ट टू पनिशमेंट, इज सब्जेक्ट टू पनिशमेंट एज पर लॉ, as per law made by the parliament, made by the parliament under article number 35, as per the law made by article, made by the parliament या enacted by the parliament under article 35। मतलब 17 के अंदर क्या पनिशमेंट मिलेगा ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। पार्लियामेंट कैसे? बिल पास करके। लेकिन वो बिल कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 35, क्योंकि आर्टिकल 35 में लिखा हुआ है कि आप 35 के अकॉर्डिंगली बिल पास करेंगे टू डिसाइड द पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 17। ठीक है, सो अब पार्लियामेंट ने बिल पास भी कर दिया ये डिसाइड करने के लिए कि क्या पनिशमेंट देना है। बिल था इन द ईयर 1955, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट था उसका नाम। ये लॉ लाया था, इसके थ्रू लोगों को पनिश किया जाएगा और लोगों को ये अवेयर किया जाएगा कि अनटचेबिलिटी मत करो। सो दिस एक्ट वाज बेसिकली टू फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, है ना? अनटचेबिलिटी से फाइट करने के लिए ये कानून लाया गया था। लेकिन आप इमेजिन करिए, एक कोई है बंदा, ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, अगर उसको है ना कोई भी बोलता है मोची तो वो चिढ़ जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, देखिए इसे मोची कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, आप भी प्लीज़ मोची मत बोलना, आप भी प्लीज़ मोची मत बोलना, कोई भी मोची मोची मत बोलना। ठीक है, अब देखिए आप लोग ने बोला नहीं, मैं ही 10 बार बोल चुका हूँ उसको मोची। ठीक है, ये हो रहा है कि आप किसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक ऐसे शब्द का यूज़ कर रहे हैं जिससे वो और एंकरेज ही हो रहा है ना? आप मोची नहीं बोलना है, लेकिन मैं खुद ही बार बार मोची मोची बोल रहा हूँ, तो ये बताता है कि आपका अप्रोच गलत है। ठीक है,
तो अब मुझे ये मोची शब्द का यूज़ मुझे भी नहीं करना चाहिए था। मैं आप लोग को इस तरीके से बोलता कि देखो कोई भी ऐसा गलत शब्द का इस्तेमाल मत करना, ऐसा वैसा कर के ऐसे अगर कहा होता तो वो ज़्यादा सही रहता, ठीक है। तो मैं खुद ही मोची मोची हाईलाइट कर रहा हूँ, यही फॉल्ट था इस एक्ट में। 1955 में अनटचेबिलिटी को फाइट करने के लिए पार्लियामेंट ने कानून पास किया, नाम है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। दिस एक्ट वाज टू फाइट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, बट द अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि ये खुद एक्ट ही हाईलाइट कर रहा था अनटचेबिलिटी शब्द को। लेटर पीरियड में पार्लियामेंट को ये रियलाइज हुआ कि हमसे एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, तो 1976 में उन लोगों ने इसके नाम को ही बदला और इसको सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट करके लिख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, पार्लियामेंट इन 1955, पार्लियामेंट इन 1955 enacted 1955 Untouchability Offence Act. Untouchability Offence Act. Parliament in 1955 enacted Untouchability Offence Act. Untouchability Offence Act. ठीक है जी, दिस। अब इसी में आगे लिख लीजिए, This act was to fight. This act was to fight. This act was to fight untouchability. Untouchability. But instead, it highlighted the term untouchability. Highlighted the term untouchability. Highlighted the term untouchability. And defeated the overall purpose. And defeated the overall purpose. And defeated the overall purpose. पूरा overall purpose ही यहाँ पर defeat हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए, hence Parliament in year 1976 रीनेम कर दिया, फिर से इसका नाम बदल दिया, रीनेम्ड इट टू सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। अब इसका नाम बदल दिया, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। एक्ट 1955 भला ही है, बस अब इसका नाम बदला गया, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, ठीक है। एंड मेड इट मोर स्ट्रिंजेंट, मेड इट मोर स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब और स्ट्रिक्ट बना दिया, STRINGENT, stringent, and made it more stringent, ठीक है, stringent कर दिया। अब नीचे एरो मार के इसके कुछ क्लॉज लिख लीजिए, क्लॉज मतलब इसके कुछ पॉइंट्स क्या है, राइट। पहला, made untouchability a cognizable offense, made untouchability a cognizable offense. Now, do you know what is cognizable offense? Any serious offense, right? Cognizable offense किसको कहा जाता है? कोई भी ऐसा offense जो serious in nature है और जिसमें पुलिस बिना कोर्ट से वारंट लिए किसी को जाकर अरेस्ट कर सकती है। जैसे एरिया में मर्डर हो गया, ठीक है, पुलिस को जिसके ऊपर भी शक हुआ है कि ये आदमी इन्वॉल्व हो सकता है, पुलिस जाती है, सीधा उसको गाड़ी में भरती है और लॉकअप में लेके चले जाती है, ठीक है। एग्जैक्टली, संगीन जुर्म है, तो उठाकर लेके चली जाती है। तो यहाँ पर क्या उसको अरेस्ट करने से पहले पुलिस को वारंट लेके आना पड़ा? नहीं, पुलिस को कोर्ट से वारंट लाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो दो तरीके का ऑफेंस होता है, एक होता है कॉग्निजेबल, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कैन डू एन अरेस्ट विदाउट एनी वारंट फ्रॉम द कोर्ट, राइट। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में फर्स्ट पुलिस नीड्स टू ऑब्टेन द वारंट फ्रॉम द कोर्ट, कोर्ट से वारंट लेगा उसके बाद ही किसी को अरेस्ट कर सकता है। तो अनटचेबिलिटी को कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया, दैट मीन्स पुलिस कैन मेक एन अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। सो यहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, means police can do arrest, police can do arrest without warrant। वारंट लाने की कोई जरूरत नहीं, बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज मेड नॉन कंपाउंडेबल या अनकंपाउंडेबल ऑफेंस, इट वॉज मेड अनकंपाउंडेबल ऑफेंस। ना अनकंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? जहां पर सेटलमेंट का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। जैसे सिविल मैटर होता है, राइट। सिविल मैटर में क्या है? सिविल मैटर में जब आपका मैटर कोर्ट में चलते रहेगा, जज बीच बीच में बोलता है कि आप लोगों को सेटल करना है तो कर लो, केस खत्म करो, सेटल कर लो। ये शो हो रहा है कि मैटर एक
कंपाउंडेबल ऑफेंस है, जहां पर दो पार्टी के बीच में सेटलमेंट का ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। वेरएज जो नॉन कंपाउंडेबल मैटर होगा उसमें कोई स्कोप ऑफ सेटलमेंट नहीं है। आपने एक बार क्राइम किया, अब कोई वो सामने वाला पार्टी सेटल कर लेगा, मान जाएगा, केस वापस ले लेता हूं, ऐसा कोई स्कोप नहीं है। अब आपको पनिशमेंट होना ही होना है, ठीक है। सो वहां पर नॉन कंपाउंडेबल है, तो लिख लीजिए, हमने लिखा है इट इज नॉन कंपाउंडेबल या अनकंपाउंडेबल ऑफेंस, ब्रैकेट में लिख लीजिए नो स्कोप ऑफ सेटलमेंट, नो स्कोप ऑफ सेटलमेंट अमंग द पार्टीज या बिटवीन द पार्टीज, नो स्कोप ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज के बीच में सेटलमेंट का कोई स्कोप अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। कंपाउंडेबल ऑफेंस वाला काम कंप्लीट हो गया, कॉग्निजेबल वाला भी हो गया, और बेलेबल है या नॉन बेलेबल, तो इसको नॉन बेलेबल कर दिया। हाँ, इट वॉज मेड नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब कहां से, देखिए दो होता है, बेलेबल, नॉन बेलेबल। बेल एबल मतलब बेल लेने के लिए मैं एबल हूं, बेल लेना मेरा अधिकार है। तो वैसे में जो भी बेलेबल ऑफेंस होता है, पुलिस जब कभी भी किसी को अरेस्ट करती है, इमीडिएटली एफआईआर लिखकर उसको छोड़ देती है, लॉकअप में बंद नहीं करती है, वो ऑफेंस को कहा जाता है बेलेबल ऑफेंस। जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, पुलिस अरेस्ट करके उसको लॉकअप में रखती है और कोर्ट के सामने लेकर जाती है, अब जज डिसाइड करेगा उसको बेल देना है कि नहीं देना है, ठीक है। सो अ केस विच इज बेलेबल, वहां पर इमीडिएटली पुलिस एफआईआर लिख के उसको रिलीज कर देती है, छोड़ देती है, आदमी फ्री है, पुलिस ये सिर्फ कॉपी लेकर जाएगी, कोर्ट में पेश कर देगी, फिर जब डेट होगा वो आएगा, अपना मामला चलते रहेगा। लेकिन जो नॉन बेलेबल होता है उसमें पुलिस इज नॉट एबल टू ग्रांट द बेल, पुलिस उसको पकड़ेगी, एफआईआर लिखेगी, उठाकर लॉकअप में रखेगी, नेक्स्ट डे जज के सामने पेश करेगी, और अब जज डिसाइड करेगा वेदर उसको बेल देना है कि नहीं देना है, ठीक है जी। सो इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। मीन्स ब्रैकेट में लिख लीजिए, मीन्स बेल इज नॉट राइट, मतलब बेल यहां पर राइट नहीं है, बेल इज नॉट राइट, इज नॉट राइट, ठीक है। एंड नॉट राइट, ये राइट नहीं है, ये डिटेन्ड पर्सन का राइट नहीं है, ठीक है। एंड इज टू बी डिसाइडेड बाय जज, is to be decided by judge, is not a right but is to be decided by judge, ठीक है जी। Now then उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखे, रिलीजियस प्लेस व इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 17, रिलीजियस प्लेस व इंक्लूडेड अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 17, रिलीजियस प्लेस व इंक्लूडेड अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 17, अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 के एम्बिट में इसको भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, सिविल सर्वेंट्स were made to deal with the matter of untouchability at priority. Civil servants were made to deal with the matter of untouchability at priority. With the matter of untouchability at priority. Priority पे आपको डील करना पड़ेगा इस मैटर को। With the matter of untouchability at priority. ठीक है जी, ये हो गया इस एक्ट को जब 1976 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने इतना सब करने के बाद में भी नोटिस किया कि अनटचेबिलिटी में कुछ सुधार ज़्यादा दिख रहा नहीं है। हैंस 1989 में गवर्नमेंट ने इस एक्ट को हटाकर इसके जगह पे एक नया एक्ट लाया, दैट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जो बहुत पॉपुलर एक्ट है और अभी भी वही एक्ट चल रहा है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए, नेक्स्ट लाइन में, ड्यू टू या फेलियर लिखते हैं, ड्यू टू फेलियर ऑफ 1955 एक्ट to meet the expectation, due to failure of 1955's act to meet the expectation, comma, parliament replaced it with अब एक्ट का नाम हम लिख रहे हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब
ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज, प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज, एट्रॉसिटीज मतलब वो अत्याचार जो होता है ना, अत्याचार, अत्याचार को रोकने वाला काम ये एक्ट के थ्रू किया गया, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट 1989, ठीक है जी, 1989 का एक्ट। अब ये एक्ट वैसे तो सब सही था, लेकिन इस एक्ट में 2-3 ऐसे पॉइंट थे जहां से कंट्रोवर्सी शुरू होती है, ठीक है, यहीं से लड़ाई झगड़ा शुरू होगा, ठीक है। सो इसमें नीचे एरो मार के लिख लीजिए, सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एक्ट गेव बर्थ टू अ कंट्रोवर्सी, टू द कंट्रोवर्सी, सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट gave rise to the controversies। अब वो प्रोविजन हम लिख रहे हैं, पहला लिख लीजिए, a person can be arrested, person can be arrested, person can be arrested and FIR will be filed against him, an FIR will be filed against him, FIR will be filed against him without any प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, मतलब शुरुआती दौर का, शुरुआती इंक्वायरी के बिना ही पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, राइट। तो इमेजिन करिए एक पर्सन है जिसका नाम है मनोहर, मनोहर बिलोंग करता है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, ठीक है। आप लोगों के खिलाफ मनोहर चले गया पुलिस के पास और जाके बोला कि वो 4 लोगों ने मुझे शेड्यूल कास्ट है, दलित है, मोची है, चमार, ऐसा करके बोल दिया, ठीक है। अब वो पुलिस के पास गया, पुलिस को जाकर कंप्लेन किया, पुलिस बिना कोई इंक्वायरी किए, पुलिस का काम था या पहले इंक्वायरी करना कि भाई सही में इन लोग ने बोला भी है या नहीं बोला है, पहले पता तो करो, लेकिन इस कानून में लिखा हुआ था कि बिना किसी इंक्वायरी के जैसे वो पुलिस के सामने ये कंप्लेन फाइल हुआ, पुलिस सीधा गाड़ी पकड़ के आएगी, गाड़ी में भरेगी, लेकर जाएगी ठीक है, FIR लिख देगी, अरेस्ट करके जेल में डालेगी, उसके बाद इंक्वायरी करेगी और चेकिंग करेगी कि सही है, गलत है, क्या हुआ है, हुआ भी था कि नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ है, इसका मिसयूज हो सकता है, मनोहर दुश्मनी निकालने के लिए जानबूझकर झूठ बोला होगा, कुछ भी हो सकता है कि नहीं ये हुआ भी। अब इसके पीछे का जस्टिफिकेशन किसने क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट ने लेटर, आगे चलकर हमें केस देखेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये मनोहर जैसे लोग तो बार बार चीट कर रहे हैं, ये कई इनोसेंट लोगों का नाम फंसा देता है, कोई भी अपना दुश्मनी है, दुश्मनी निकालने के लिए काम करो, उठाकर जेल में डाल देंगे। और बहुत सारे एविडेंस ऐसे भी हमें मिला कि लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया और बाद में पुलिस ने उन लोगों को छोड़ दिया, रीज़न ये था कि इंक्वायरी में मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, राइट। तो अब कोर्ट का कहना था कि इससे सामने वाले पर्सन्स लोगों की डिग्निटी के ऊपर हार्म हो जाता है। आज के भी हमारे सोसाइटी में पुलिस बैठा के भले सिर्फ वो लॉकअप तक लेकर जाएगी, वहाँ से छोड़ देगी, लेकिन फिर भी इज्जत उड़ गया, समाज में ऐसा लगता है भाई पुलिस की गाड़ी में बैठा के लेकर चल गया, ये वो करके, ठीक है। तो आदमी का एक जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में वो हार्म होने की पॉसिबिलिटी है। मनोहर जैसा वो तो झोलर है, वो चीटिंग कर रहा है ना, जानबूझकर फंसाने वाला काम कर रहा है, लेकिन इस वजह से रिमेनिंग पीपल लोगों का क्या है, डिग्निटी को हार्म और डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है, ये सुप्रीम कोर्ट बोला। लेकिन गवर्नमेंट का क्या आर्ग्यूमेंट था वो हम आगे लिखेंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि हमने ये पर्पजली ऐसा किया है, क्यों, मनोहर बहुत वीक है, वीक का मतलब सोशली, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन को बिलोंग करता है। अगर इमीडिएट अरेस्ट नहीं होगा तो होता क्या है, देखिए, मनोहर गया पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस जब तक इंक्वायरी करती है ना, आप लोग गांव के इतने पावरफुल लोग हैं कि मनोहर जैसे को दबा देते हैं, एविडेंस को छुपा देते हैं, विटनेस को शांत करवा देते हैं, और पुलिस इंक्वायरी में कुछ फाइंड आउट ही नहीं कर पाती है और नहीं कर पाएगी। मनोहर जैसे लोग हमेशा बार बार सप्रेस होते रहेंगे। और अगर इंक्वायरी के बिना ही अरेस्ट कर दो, दूसरे दिन भले ही छोड़ देंगे, लेकिन 1 सेकंड के लिए आपको 10 मिनट के लिए पुलिस की गाड़ी में बैठाया तो सही ना, तो अगली बार से आप वो टेंशन में रहेंगे कि गाड़ी में नहीं बैठना है, इसके लिए मनोहर को कोई बोलते ही नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का अपना जस्टिफिकेशन था और पुलिस का अपना मतलब कोर्ट का अपना जस्टिफिकेशन है। बाय द वे इस पॉइंट में पुलिस गवर्नमेंट ने ये जस्टिफिकेशन दिया था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। तो ये वाला आपको समझ में आ गया कि प्रोविजंस को लेकर अरेस्ट है। फिर सेकेंड, अंडर सेक्शन 18, अंडर सेक्शन 18 18, हाँ जी 18, अंडर सेक्शन 18 ऑफ दिस एक्ट, कॉमा, नो एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड, नो एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड। नो एंटीसिपेटरी बेल। अब व्हाट इज एंटीसिपेटरी बेल?
हाँ पहले ही उसको पता है कि पुलिस आने वाली है अरेस्ट करने, उससे पहले ही वो भाग लेता है कोर्ट के पास। कोर्ट के पास जाकर वो पहले से ही बेल ले लेता है। बेल क्यों है? बेल होता है कि मुझे लॉकअप में मत डालो, छोड़ दो। तो जनरली क्या होता है कि पुलिस उठाकर किसी को लॉकअप में डालती है, फिर उसके बाद बेल के लिए अप्लाई किया जाता है, बेल ग्रांट हुआ तो लॉकअप से छोड़ दिया जाएगा। और अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तब तो अंदर डालती ही नहीं है, पहले ही छोड़ देती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उठाकर जेल में लॉकअप में डालती है, फिर पर्सन कोर्ट से बेल लेता है, फिर इसको छोड़ा जाता है। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है कि पर्सन को पता है कि पुलिस आने वाली है अरेस्ट करने के लिए, तो वो पहले ही कोर्ट के पास चले जाता है और बोलता है कि भाई मुझे आप एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करो, इसका मतलब कोर्ट पुलिस मुझे अरेस्ट ही ना करे, राइट। तो पुलिस अरेस्ट ही नहीं करेगी अगर पहले से ही कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर रखा है तो, ठीक है। तो यहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिए एंटीसिपेटरी बेल होता क्या है उसके कंटेक्स्ट में। पर्सन सस्पेक्ट्स, वो अंदाजा लगा रहा है, पर्सन सस्पेक्ट्स अरेस्ट। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है वो हम लिख रहे हैं, पर्सन सस्पेक्ट्स अरेस्ट, राइट। उसका अंदाजा है कि अरेस्ट किया जा सकता है, कॉमा आस्क फॉर बेल, आस्क फॉर बेल, बेल फ्रॉम अरेस्ट, फ्रॉम अरेस्ट इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट, इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट, ठीक है जी। एंटीसिपेटरी बेल क्या है ये समझ में आ गया। और इस पॉइंट में लिखा हुआ था कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी मनोहर जाके वहाँ कंप्लेंट किया है, आपको पता है कि पुलिस आ सकती है, आप पहले कोर्ट में जाकर बेल लेने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं मिलेगा, मतलब गाड़ी में तो बैठा ही गई है, ठीक है जी। तो उसका मेन पर्पस उसका यही था कि गाड़ी में बैठाना ही बैठाना है, ठीक है। और अब थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट सर्वेंट। A government servant can be arrested. Government servant can be arrested. And FIR can be filed against him. A government servant can be arrested. An FIR can be filed against him without approval of his appointing officer, without approval of his appointing officer। मतलब इमेजिन करिए कि मनोहर गया पुलिस के पास, पुलिस भी आप ही लोगों का दोस्त यार था, वो कंप्लेंट लेने से मना कर दिया, ठीक है। तो मनोहर चले जाएगा उसके हायर ऑफिसर के पास कंप्लेंट करने, तो क्या वो पुलिस ऑफिसर जिसने कंप्लेंट नहीं किया उसको अरेस्ट किया जाएगा या उसके अगेंस्ट में FIR लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा। और क्या जिस अपॉइंटिंग ऑफिसर, वो जो पुलिस ऑफिसर है उसको जिस ऑफिसर ने या जिस लेवल के ऑफिसर लोगों ने अपॉइंट किया होगा या जिस अथॉरिटी ने, जैसे फॉर एग्जांपल वो स्टेट PCS देकर आया है, स्टेट PCS ने उसको अपॉइंट किया था, तो क्या स्टेट PCS वाले लोगों से पहले परमिशन लेना पड़ेगा उसके बाद अरेस्ट करना पड़ेगा? तो इसमें लिखा है नहीं, लेकिन आमतौर पर इन जनरल होता है हाँ। जब कभी भी आप किसी भी नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अरेस्ट करना चाहते हैं या फिर उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जाएगा फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, मतलब उसने अपने ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है, उस कंटेक्स्ट में अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो आमतौर पर उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से परमिशन लेना होता है, उसके बाद ही उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, ठीक है। लेकिन इस केस में कहा गया था कि उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 3 पॉइंट था, ये 3 पॉइंट से सामने वाले लोगों को बहुत टेंशन हो गया था, घबराहट आ गई थी। तो हेंस इन 3 प्रोविजंस को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में 2018 में, जब काशीनाथ महाराज का केस पहुंचा अगेंस्ट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए सुभाष काशीनाथ महाराज, सॉरी महाराज होता महाजन, सुभाष काशीनाथ महाजन, सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस 2018, सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस 2018, ठीक है। इसमें देखिए SC/ST एक्ट, मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 was challenged before Supreme Court, right। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए ग्राउंड ऑफ चैलेंज was
एब्सेंस ऑफ चेक, चेक का मतलब CHECK, कोई रोकने का कोई प्रावधान ही नहीं है कि मिसयूज हो रहा है तो उस मिसयूज को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। एब्सेंस ऑफ चेक, CHECK, चेक। अगेंस्ट मिसयूज ऑफ एक्ट, अगेंस्ट मिसयूज ऑफ एक्ट, एक्ट के मिसयूज के अगेंस्ट में इसको रोकने के लिए कोई प्रोविजन ही अवेलेबल नहीं था ऑफ एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज्ड, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था हाँ भाई मनोहर तो ठीक आदमी नहीं है, ठीक है जी, जोलझाल कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज्ड द एब्सेंस ऑफ चेक, एब्सेंस ऑफ चेक, hence laid down the following guidelines, hence laid down the following guidelines, hence laid down the following guidelines, ठीक है जी। अच्छा, आप लोग को घाई वाई तो नहीं है ना, मतलब जाने का, ये वाला आर्टिकल कंप्लीट कर ही लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो laid down the guidelines, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है जी, फर्स्ट लिखिए, नो अरेस्ट कैन बी मेड, बस वो जो ऊपर का 3 पॉइंट था उसका ठीक ऑपोजिट ये बोलने वाला है, ठीक है। नो अरेस्ट कैन बी मेड अंडर द एक्ट, नो अरेस्ट कैन बी मेड अंडर द एक्ट, और FIR कैन बी रजिस्टर्ड, विदाउट preliminary inquiry, no arrest can be made or FIR can be registered without preliminary inquiry made by the police officer of rank SSP or above। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा SSP या फिर उससे ऊपर के रैंक का जो भी ऑफिसर होगा, ओनली दोस, SSP और अबव, ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड, एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट बी अरेस्टेड without approval of his appointing officer, या authority, कुछ भी लिख लीजिए, of his appointing authority, ठीक है जी। ये था जजमेंट या कोर्ट द्वारा दिया गया। अब इसके वजह से हुआ क्या, तो जो आप लोग जैसे लोगों को थोड़ा बल आ गया कि भाई अब मनोहर क्या ही कर लेगा, एंटीसिपेटरी बेल अवेलेबल है ना, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होना है, सारा चीज़, तो इसने एक तरीके का आप लोगों को इम्यूनिटी भी दिया। अब लेकिन गवर्नमेंट किसके साथ है, मनोहर के साथ या आपके साथ? गवर्नमेंट मनोहर के साथ और कोर्ट आप लोगों के साथ। कोर्ट ने जैसे ये जजमेंट दिया, इससे गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगेगा, तो गवर्नमेंट फिर अब कोर्ट के पूरे डिसीजन को बदलेगी, ठीक है ठीक है। तो अब लिखिए, अब नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए, द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस allowed the crime doer, क्राइम करने वाले को क्राइम डूअर बोलते हैं ना, क्राइम डूअर विथ इम्यूनिटी, अलाउड क्राइम डूअर विथ इम्यूनिटी प्रोवाइड हो गया ना, इम्यूनिटी। नाउ नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए, टू नलिफाई दिस गाइडलाइंस Parliament enacted इसका ही अमेंडमेंट या इनेक्टेड अमेंडमेंट एक्ट, या ऐसा अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, ये इस कानून का अमेंडमेंट है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इनेक्टेड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स अमेंडमेंट एक्ट, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 2018 या ऐसा लिख लीजिए, पार्लियामेंट अमेंडेड दिस एक्ट इन 2018, चलिए सिंपल, पार्लियामेंट अमेंडेड दिस एक्ट इन द ईयर 2018, ठीक है। इस 2018 में इसी काशीनाथ महाजन का जजमेंट को
ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा। अब फर्स्ट पॉइंट, अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कैन बी मेड विदाउट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। मतलब देखिए पहले कानून में लिखा हुआ था कि अरेस्ट विदाउट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना पड़ेगा, फिर इसमें लिख दिया कि नहीं विदाउट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अरेस्ट किया जाएगा। मतलब ये सीधा बस एक दूसरे की बात को पलटने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, नो एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड, नो एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड। देन थर्ड, government officer can be arrested, government officer can be arrested, can be arrested without the approval of his, without the approval, can be arrested without the approval of his appointing authority, government officer can be arrested without the approval of his appointing authority। ठीक है, अब वैसे ये मामला शांत हो जाएगा। हमेशा जब जब पार्लियामेंट या गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में झगड़ा होता है, अंत में जुडिशरी मानती है। ठीक है, तो जैसे पार्लियामेंट ने ये अमेंडमेंट किया, इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया 2020 में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2020, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब और ना लड़ना है, वो जो बोला वही मान लेते हैं। ठीक है जी, सर नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए, दिस अमेंडमेंट वॉज चैलेंज्ड इन द अपेक्स कोर्ट, दिस चैलेंज इन द अपेक्स कोर्ट, दिस अमेंडमेंट वॉज चैलेंज्ड इन द अपेक्स कोर्ट, the apex court in Prithviraj Chauhan versus Union of India case 2020, in Prithviraj Chauhan versus Union of India case 2020। ये सब अभी लेटेस्ट है, देख रहे हैं, तो 2023 ही खत्म होने आ रहा है, 3 साल पहले का, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2020। ठीक है, इसमें लिख लीजिए सुप्रीम कोर्ट हेल्ड अमेंडमेंट एज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड amendment as constitutionally valid। राइट, ये पूरी कहानी यहां पर हुई समाप्त। लेकिन अब यहीं से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता है कि दोनों में सही कौन, आप या मनोहर? ठीक है, ये पूरी लड़ाई झगड़े में सही कौन था, आप थे या मनोहर था? तो ये बताता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का एक रिपोर्ट जिसका नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। रिपोर्ट एवरी ईयर रिलीज होता है, तो उसका जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो क्या डाटा दे रहा है, वो डाटा लिखिए। तो यानी अब हम सीधा बैक टू स्क्वायर वन पहुंच रहे हैं। स्क्वायर वन का मतलब सीधा पहले सवाल पर कि आप दोनों में सही कौन है। ठीक है, एग्जैक्टली हाँ, पार्लियामेंट अपने आप को ही सही बताएगी। तो अब लिखिए एक स्टार मार्क डाल के बैक टू स्क्वायर वन। ये तो ऐसे, ये तो टाइटल जैसा है, ये मत लिखिए, बैक टू स्क्वायर वन मत लिखिए, डायरेक्टली सिर्फ लिख दीजिए कि एनसीआरबी रिपोर्ट, सीधा एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट, एनसीआरबी, हाँ जी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट। ठीक है, हाँ एनसीआरबी, ठीक है, एनसीआरबी रिपोर्ट। अब एनसीआरबी रिपोर्ट का पहला जो डिस्क्लोजर है वो ये कहता है कि 20% इंक्रीज देखा गया है इस क्राइम में। तो पहले तो लिखिए, पॉइंट लिखिए, 20% इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्राइम रिपोर्टेड। इंक्रीज मतलब मनोहर जैसे 20 लोग और जाकर कंप्लेन किए हैं। ठीक है, 20% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्राइम रिपोर्टेड अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, रिपोर्टेड against scheduled caste and scheduled tribe in past 3 years। अच्छा, ये जो डिटेल है ना, ये डिटेल 2018 का एनसीआरबी रिपोर्ट है। ठीक है, एनसीआरबी रिपोर्ट 2018 वाला है, उसमें ये इंफॉर्मेशन दिया गया था। ठीक है, इन पास्ट 3 years। नेक्स्ट पॉइंट, 48% ऑफ क्राइम्स, 48% ऑफ क्राइम्स reported in Maharashtra and Gujarat, 48% of crimes reported in Maharashtra and Gujarat। Now reason for increase in the number of crimes, ये लिखिए, reason for increase in the number of crime, क्या reason हो सकता है? Reason in increase in the number of crimes, अब ये भी तो हो सकता है कि पहले भी 10 लोग मार खाता था, अभी भी 10 लोग, लेकिन पहले सिर्फ एक जाता था और पहले अब 5 लोग जा रहे हैं रिपोर्ट करने।
तो ये भी तो हो सकता है कि अवेयरनेस क्रिएट हुआ है, क्राइम नहीं बढ़ा, क्राइम का रेशियो वही चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि लोगों में स्ट्रेंथ आ गया, लोगों में अवेयरनेस आ गया, नाउ दे आर गोइंग एंड रिपोर्टिंग द केस, राइट, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। तो ए पॉइंट लिख लीजिए, बेटर रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स, क्राइम की रिपोर्टिंग में सुधार हुई है। हमेशा नेगेटिव क्यों सोचना, पॉजिटिव भी सोचते हैं, है ना। बेटर रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स, राइट, इसको डैश मार के लिख लीजिए। ये क्यों ऐसा हुआ होगा, बिकॉज आज के टाइम पे मीडिया बहुत एक्टिव हो गई है, सोशल मीडिया बहुत कॉमन हो चुका है ना, तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग, तो डैश मार के लिख लीजिए, मीडिया हैज बिकम एक्टिव एंड रिपोर्टिंग क्राइम्स, एंड started reporting crimes. Media have become active and started reporting crimes. ठीक है जी। Second point, greater awareness among scheduled caste and scheduled tribes. Greater awareness among scheduled caste and scheduled tribes. Awareness इन लोगों में बढ़ गया है, scheduled caste, scheduled tribes, about their rights, about their rights, legal protection and legal process, and legal process, ठीक है। ये बेसिकली इतना लिखा जा सकेगा, ठीक है। फिर लिखिए, continued practice of untouchability, continued practice of untouchability even in urban area, अर्बन एरिया में भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो अ रीजन, कंटिन्यूड प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इवन इन अर्बन एरिया, राइट। देन इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज इंक्रीज्ड या इंक्रीज्ड इन इंटरकास्ट मैरिज बिटवीन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, between scheduled caste and scheduled tribes with other communities, comma leading to friction, यानी इस वजह से भी कई बार कास्ट के बीच में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, leading to friction। और इसका बहुत कॉमन एग्जांपल हमारे तमिलनाडु स्टेट में विटनेस होता है। इन तमिलनाडु जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ब्राह्मणिकल कास्ट वाले लोग, इन लोगों के बीच में इंटर मैरिज बहुत, मतलब इसका केस आया है, और जो वो क्या बोलते हैं, कपल तो शादी कर लिया लेकिन फैमिली इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ टाइम, तो फिर क्लैश फैमिली के बीच में विटनेस हुआ है, ठीक है, और वो रिपोर्टिंग्स भी बहुत हुआ है। तो रिपोर्टिंग्स इसलिए भी रिसेंट टाइम पर ज़्यादा एनसीआरबी रिपोर्ट कहता है कि ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग रेसिस्टेंस, इंक्रीजिंग रेसिस्टेंस shown by scheduled caste and scheduled tribe, increasing resistance shown by scheduled caste and scheduled tribes to provide traditional menial, MENIAL, menial service मतलब लो ग्रेड का सर्विस, राइट, लो ग्रेड का सर्विस। तो पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स लोग लो ग्रेड का सर्विस में इंगेज हुआ करते थे। अब अवेयरनेस बढ़ रहा है, राइट, पढ़ाई लिखाई हो रहा है, नंबर ऑफ अदर ऑप्शंस है, तो अब वो भी लोग मीनियल सर्विस मतलब लो ग्रेड का काम करना नहीं चाहते, ठीक है। और गांव में आज भी हायर कास्ट यही एक्सपेक्ट करता है कि लोअर कास्ट वाले लोग वो सर्विस करें, वो परफॉर्म करें, वो सर्विस हमारे लिए है। तो अब इसलिए भी क्लैशेस विटनेस होता है, ये एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है, ठीक है जी, ओके। ना अब इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने मेजर्स क्या लिया है, तो लिखिए हेडिंग, मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। Amendment made by the parliament, amendment made by the parliament, amendment made by the parliament to 1989 एक्ट, 1989 के एक्ट में पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया। ये जब काशीनाथ महाराज वाला जो 2018 का बवाल हुआ, उसके बाद में ही पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया और कई ऐसे सर्विस को एकदम अनटचेबिलिटी डिक्लेयर कर दिया कि अगर आप कोई भी वो सर्विस करवाएंगे तो आपको अनटचेबल माना जाएगा, मतलब अनटचेबिलिटी परफॉर्म करने वाला माना जाएगा और इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा, अरेस्ट करके रख देंगे, ठीक है जी। तो सो दैट हायर कास्ट वाले लोग अब डर जाएंगे एंड दे विल नॉट मेक दिस पीपल टू डू दैट मीनियल वर्क, ठीक है। So an amendment made by the Parliament to 1989 Act to plug, PLUG, plug the gap in the Act, to plug
द गैप इन द एक्ट। हाँ, प्लग गैप्स इन द एक्ट, गैप्स को भरने की काम की जा रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके बाद स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये सबकी स्टेब्लिशमेंट का काम शुरू हो गया। तो लिखिए स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, establishment of a special court at district level to try the cases try to try the cases under 1989 एक्ट। स्पेशल कोर्ट बनाया गया कि इस मामले से रिलेटेड होगा तो फटाफट डील करो, सो दैट लोगों को पता चल जाएगा कि इमीडिएटली सजा उजा जल्दी ही मिलने वाला है, तो थोड़ा बहुत डर बना रहेगा। एंड नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ special public prosecution by the government, appointment of special public prosecution by the government, appointment of special public prosecutor by the government, to assist by the government, to assist the special courts for the speedy disposal of cases, for the speedy disposal of cases। ठीक है। अब देखिए 1989 के इस एक्ट से रिलेटेड मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो वी आर सपोज टू राइट दोज एनसीआरबी का डाटा। वो अपने मन का कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ डाटा जो गवर्नमेंट ने दिया है वही हमने लिखा है, और ये जो मेजर भी हमने लिखा है ना, मेजर भी अपने मन का नहीं लिखा है। वी हैव मेंशन ओनली दोज थिंग जो एक्सपर्ट्स लोगों ने अपना ओपिनियन दिया है। ठीक है, तो मेजर्स आर नथिंग बट द एक्सपर्ट्स ओपिनियन। तो आप जब कभी भी आंसर लिखेंगे तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन हमको लिखना होता है। ठीक है, और आंसर में जब कभी भी हम ओपिनियन लिखते हैं तो ओपिनियन हमारा खुद का कभी नहीं होता है, अपना दिमाग लगा के ओपिनियन लिखे तो मार्क्स जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको लिखना होता है एक्सपर्ट्स का ओपिनियन, एक्सपर्ट्स लोगों ने क्या क्या कहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग। ठीक है, अब एक लास्ट फाइनल लिख लीजिए, वे फॉरवर्ड। इसका समाधान क्या है, ये भी एक्सपर्ट ओपिनियन है। इसका समाधान क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, लिखिए लीगल मेजर्स alone are not sufficient। अब इस एक्ट का सॉल्यूशन एक्सपर्ट्स लोगों की तरफ से अपना व्यू क्या है। ठीक है, लीगल मेजर्स alone are not sufficient। Social problem requires social solution। Full stop। सोशल एजुकेशन ऑफ द मासेस, मतलब मासेस का मतलब जनता की बात। ठीक है ना, सोशल एजुकेशन ऑफ द मासेस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल लेवल, is necessary to inculcate inculcate respect for human rights, comma, promotion of tolerance towards scheduled caste and scheduled tribes, and need to integrate them in nation's mainstream community, या integrate them as a nation's mainstream community। ठीक है, then next point, scheduled caste scheduled tribe elected as पंचायत प्रेसिडेंट, पंचायत में प्रेसिडेंट चेयरमैन के तौर पे इन्हीं लोगों को बना दो। गांव में स्ट्रांग आदमी रहेगा तो कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स टू बी इलेक्टेड एज पंचायत प्रेसिडेंट अंडर रिजर्वेशन पॉलिसी and should be allowed to function
and should be allowed to function autonomously, AUTO, autonomously, NOMOUSLY, ठीक है जी, autonomously, ठीक है. Then next last point, sensitization, SENSITIZATION, sensitization of policy, sorry, सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस, पुलिस को सेंसिटाइज करके रखो, सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस मतलब पुलिस में भी वो विनम्रता, वो फीलिंग्स होनी चाहिए कि हाँ मनोहर आया है तो मनोहर को सही में, नहीं तो इसको मनोहर को भी ये भी ऐसे ही समझता है, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस, देन प्रॉपर ट्रेनिंग, सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस, कॉमा, प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर इन्वेस्टिगेटिंग and filing charge sheet, proper training for investigating and filing charge sheet within a reasonable time, should be enforced, within a reasonable time should be enforced. इसी के साथ समाप्त हुआ आर्टिकल 17